नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। जम्मू कश्मीर से आज महबूबा मुफ्ती को बड़ा संदेश दिया गया। तिरंगे का अपमान करने वाली महबूबा मुफ्ती के दफ्तर पर जम्मू में आज तिरंगा फहरा दिया गया और श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। गुपकार योजना वाले नेताओं को संदेश देने का यह दिन खास है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का विलय दिवस है। आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे। इसीलिए आज दंगल में बहस का मुद्दा है तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगे का यूं फहराया जाना आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तिरंगे के अपमान पर पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती को एक तरह की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी दफ्तर को तिरंगे झंडों से सुशोभित कर बता दिया कि हिंदुस्तान नहीं सहेगा तिरंगे का अपमान। बीते शुक्रवार को महबूबा ने कहा था कि आर्टिकल 370 की बहाली तक मेरा तिरंगे से नाता नहीं है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। इधर जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर तिरंगा फहराया गया तो उधर कुपवाड़ा से आए कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की रोक की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। बीजेपी ने श्रीनगर में एक तिरंगा यात्रा जरूर निकाली। तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश दिया गया कि कश्मीर में भी बाकी देश की तरह सिर्फ एक विधान एक निशान। कहते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हुआ है। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि ये शासन जो हुआ है ये पूर्णतः विलय हुआ है और हम ये इससे खुश हैं। महबूबा मुफ्ती जी जो कह रही हैं तिरंगा नहीं उठाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों कार्यकर्ता हमारे भाजपा के और जम्मू के जो युवा है पूरे जोश के साथ तिरंगा उठाए हुए हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो और अलगाववादी हो, इनकी राजनीति का 370-35 से जाने से समाप्ति हो चुकी है। वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने की प्रयास कर रही है। देखिए, तिरंगे के साथ उसी को लेना देना है जो कल चीफ मिनिस्टर बनेगा, जो कल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसी को सलामी देनी है। जो घर में बैठेगा उसको अब तिरंगे के साथ क्या करना है। तिरंगा दिल में है क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हमारे लिए हमारी शान और आन बान हर एक हिंदुस्तानी के लिए तिरंगा है। जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में भी बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर के विलय दिवस के दिन तिरंगे झंडे के साथ कार्यक्रम हुआ। आज करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को ये जवाब दिया है तिरंगे झंडे हाथ में लेकर कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा उठाया जाएगा और कोई नहीं। 370 के खात्मे के 14 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन नजरबंदी से छूटे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन सोमवार को पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल ऐसा था जिसने गुपकार योजना वाले कश्मीरी नेताओं को भरपूर संदेश दे दिया है। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो आपको बताएं हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से ही, वो ये कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन ए वफा, 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। एजेंसी के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक इन नेताओं ने महबूबा मुफ्ती को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि उनके कुछ कदमों की वजह से, खास तौर पर जो देशभक्त की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली उनकी बातें हैं, वो लोग पार्टी में अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रहे हैं। तिरंगे पर महबूबा के बयान से नाराज थे नेता वेद महाजन, टीएस बाजवा और हुसैन अली। 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
वो दिन जब कश्मीर के विलय का दिवस है, वो दिन जिस दिन बीजेपी तिरंगा रैली निकाल रही है, जबरदस्ती महबूबा मुफ्ती के बयान के बावजूद उनके दफ्तर पर तिरंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज फहरा दिया। उस दिन महबूबा मुफ्ती की पार्टी के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ संबित पात्रा आ रहे हैं, बीजेपी के नेता। फिरदौस टाक हमारे साथ आ गए हैं, वो पीडीपी के प्रवक्ता हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, वो रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिखार मिसगर कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल फिरदौस टाक, मेरा आपसे, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो। टाक साहब जी, 3 नेता पीडीपी के इस्तीफा देते हैं, ये कहते हुए कि महबूबा मुफ्ती की बातें देशभक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं, लिहाजा हम पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें। क्या कहिएगा? चलिए, मैं तो इस बात को कहूंगा कि कम से कम किसी जगह तो डेमोक्रेसी मौजूद है। अदरवाइज इस मुल्क में जो आज हालात बने हुए हैं, यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तो कोई स्कोप ही नहीं है। यहां पे तो माई वे और द हाईवे है। कम से कम किसी जगह में, किसी पार्टी में डेमोक्रेसी है कि जहां पे अगर मुझे किसी बात पे एतराज है तो मैं कम से कम उस एतराज को जताने इस्तीफा तो का कोई हक कहीं रखता भी हूं। दे सकता है, बंदूक रख के माथे पे थोड़ी ना उनको पार्टी में बिठाए रखते आप, अगर आपकी बातें उनको पसंद नहीं है। कम से कम ये डेमोक्रेसी कैसे है अगर आदमी इस्तीफा दे रहा है? बंदूक माथे पे, कम से कम भारतीय अगर जनता आदमी पार्टी ने इस्तीफा दे रहा जम्मू है तो ये कश्मीर में तो डेमोक्रेसी कैसे है, ये तो बताइए मुझे। हमारे माथे पे बंदूक रख के ही अपनी डेमोक्रेसी तब आइडियोलॉजी होती मनवाने के जब चक्कर वो में है। महबूबा मुफ्ती की पूरे बातों मुल्क के में, खिलाफ बोल पूरे के भी मुल्क पार्टी में में बचे रहते, उसको कहते हैं सर डेमोक्रेसी। देखिए रोहित जी, या तो रोहित जी, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे सर तो आपने तभी बोला, मैं उसी अपने पे मैंने आप को सवाल explain पूछा, कर बिना पाऊंगा। बोले सवाल नहीं आया कम से मेरा। कम आपने कहा ये डेमोक्रेसी है, मैंने पूछा कैसे है। रियासत जम्मू कश्मीर में, कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5-2 साल से जो राजनीति खेली है, वो तो हमारे कानों पे, हमारे सर पे बंदूक रख के ही हमसे अपनी बात मनवाने के चक्कर में है। सिर्फ यहाँ के राजनीतिक दल नहीं, यहाँ के आम आवाम से भी बंदूक के जोर पे, डंडे के जोर पे और गुंडागर्दी के जोर पे। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि किसी दूसरी राजनीतिक दल के दफ्तर में हल्ला बोल दिया है। तो इससे ज्यादा विडंबना तो भारत की हो नहीं सकती। इससे ज्यादा विडंबना ये है सर इस कि झंडे एक का राजनीतिक पार्टी जो इस अपने को झंडे उसी और देश इस की राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का कहती अपमान हो, पूरी उम्र वो करते अगर आ ये रहे कह हैं दे कि मैं इस पिछले देश के 70 झंडे को साल मान्यता से। नहीं देती, तो उस राजनीतिक पार्टी को तो होना ही नहीं चाहिए, फिर उस राजनीतिक पार्टी का वजूद खत्म हो जाना चाहिए कायदे से। तो हाँ या ना? नहीं, देखिए, ये आप फैसला नहीं कर सकते, ना मैं भारतीय नहीं कर जनता सकता, पार्टी फैसला कर सकती लेकिन है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर राजनीतिक पार्टी ये कहे कि मुझे इस देश में काम करना है लेकिन मैं इस देश के ध्वज को नहीं मानती, तो फिर वो राजनीतिक पार्टी कैसे रहेगी? रोहित जी, बात तो वही फिर आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आवाम को कनपट्टी पे बंदूक रख के बात मनवा रही है। आप टीवी स्टूडियो में बैठ के हमसे बात मनवा रहे हैं। मेरे हाथ में ना हम कोई ये कहते बंदूक हैं है कि हमें और ना अगर मैंने कोई आपका किसी गला बात पे पकड़ा। एतराज है, आपने जो जो बातें कही सब टीवी पे कही, सबने सुनी। को कोई ये विक्टिम कार्ड जेब में रख लीजिए। पहले का तो हक है, पहले तो ये विक्टिम कार्ड जेब में रख लीजिए। करने का तो मैं हक भी है। तो पूछ रहा हूं ना सर, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि साहब हम इस देश के झंडे को नहीं मानते, तो वो इस देश में कर क्या रही है? फिर वो जिस देश के झंडे को मानती है वहां जाए। आप बताइए ना, आप बताइए। आप ये सवाल संबित पात्रा जी से पूछिए। इन्होंने आपसे 50 पूछ साल रहा हूं इस पहले, देश के झंडे क्योंकि को नहीं आपकी माना पार्टी है। ने कहा कि हम देश का 50 झंडा साल नहीं मानते। इन्होंने इस देश के झंडे को नहीं माना है। इन्होंने इस आपने कॉन्स्टिट्यूशन कहा और हम यहाँ इस देश के- का यहाँ झंडा की जो नहीं यहाँ मानते। की डेमोक्रेसी है, तो आप इस उसको देश में कर क्या रहे हैं फिर? अपने पाँव तले रौंदा है। आप उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते। आप यहाँ की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते। सीधे पूछ रहा हूं, इस समय चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा हम इस देश का झंडा नहीं मानते। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप इस देश का झंडा नहीं मानते तो इस देश में कर क्या रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैं हर रोज टीवी स्टूडियो में आके मुझे अपने नेशनलिज्म की और अपने मुल्क के साथ तो मोहब्बत आपके की या नेशनलिज्म यहाँ पे के सवाल झंडे और उठाया ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। के साथ मैंने सिर्फ मोहब्बत ये की पूछा, सर्टिफिकेट नहीं देनी अगर है, कोई ये ना कहे कि उसकी मैं इस दुहाई देश का देनी झंडा है। नहीं मानता, आप मुझे तो वो उस बताइए, देश का आप ये आपकी नागरिक इंटरप्रिटेशन होने है, के लिए अधिकृत ये कैसे आपकी है? इंटरप्रिटेशन है। ये भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार के अच्छा, इलेक्शन को आप अपनी लेकर इंटरप्रिटेशन बिहार दे के दीजिए मुझे। इलेक्शन में जम्मू कश्मीर आप- को बेचना आप चाहती है, तो क्योंकि बहुत- इनके पास बेचने भाई, को और आप तो कुछ बहुत है ही बड़े नहीं। प्रोफेशनल है ना ये टीवी सिर्फ के, पाकिस्तान जो को आप बेचते रोज आए टीवी हैं, पे बैठ के कश्मीर को बताते हैं बेचते ये आए बात। हैं, यहाँ के सुनिए झंडे ना और सर। हाइपर नेशनलिज्म को बेचते सर आए हैं। सुनिए ना, मेरी इनके बात पास सुन लीजिए। बेचने को है क्या? और फिरदौस साहब छोड़ दीजिए कौन क्या बेच रहा है। या मैंने आपको कुछ सामान बेचने, सब्जी बेचने, तेल कंघी बेचने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप तो बेच रहे हैं। मुझे आप तो बेच रहे हैं। सर मैंने कहा ना, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, रोज टीवी पर जाते हैं, आप कह रहे हैं, ये बता दीजिए कि अगर
एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक संगठन देश के ध्वज को नहीं मानती है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? आप कहिए मैं बीजेपी को नहीं मानता, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप कहिए कि मैं केंद्र सरकार से मतभेद रखता हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं देश के ध्वज को नहीं मानता, तो कैसे मान लूंगा बताइए? आप बताइए ना, उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो हम इस देश के झंडे को, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं कि जो रिश्ता बना था जम्मू कश्मीर का इस मुल्क के साथ, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में मिला था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन यहां मिला था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही इस यहां का कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। जो झंडा हमें रियासत जम्मू कश्मीर में मिला था वो इस मुल्क की देन थी रियासत जम्मू कश्मीर में। तो अगर आज मैं ये कहता हूं कि जब तक मुझे वो झंडा मिलेगा फिर तब तक मैं ये झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उसका ये मतलब कहां से हुआ कि मैं इस देश के झंडे को नहीं मानता, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता? मैं तो यही कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मौके का फायदा उठा रही है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, ये इसको इंटरप्रेट कर रही है अपनी राजनीति के लिए। अदरवाइज जम्मू का गांधीनगर लाल किला नहीं है, ये लाल चौक नहीं है कि जहां पे इनको भारतीय का, यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लगाने से यहाँ देश आजाद हो रहा है। फिर दोस्त, मैं अभी आपको महबूबा मुफ्ती का बयान भी सुनवा दूंगा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरा एक और सवाल मैंने सुना है, आप सुन लीजिए ना सर, और लोगों को भी सुनना चाहिए ना भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको लोग सुन लेंगे, लोग खुद इंटरप्रेट कर लेंगे। लेकिन मसला सर इस समय का ये है, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस समय ये स्थिति क्रिएट कर रही है कि उनको बिहार में लाभ उठाना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के महबूबा मुफ्ती को छोड़ा इस समय पे। क्या इनकी डील हुई आपकी पार्टी के नेता के साथ कि हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तुम बाहर निकल के तिरंगे के बारे में ऐसे ऐसे बयान देना, फिर हम तिरंगे लेके हाइपर नेशनलिज्म फैलाएंगे? ये डील हुई है आपकी पार्टी के नेता की? डील करके बाहर आएंगे वो? हाँ, हम जब अंदर जाते हैं तब भी डील करते हैं, यहाँ की जब आवाम मरती है तब भी डील करते हैं, जब हमें ये छोड़ते हैं तब भी डील करते हैं। मैंने सीरियसली पूछा है क्या वो डील करके बाहर आएंगे? देखिए आप, ये मौका इनको किसने दिया कि ये तिरंगे लेके आपके दफ्तर पे चढ़ जाएं? किसने मौका दिया इनको? ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मौका दिया है। अरे सर, आपके नेता के बयान ने दिया है। राजनीतिक आपके नेता के बयान ने मौका दिया। किसी की जरूरत कैसे पड़ती है कि नेता के बयान ने मौका दिया? आपके घर में कल आज ये हमारे घर में, मेरे घर में ये नौबत नहीं आएगी कि किसी को घुस के तिरंगा लहराना पड़े, क्योंकि मेरे घर में हर आदमी अपने हाथ में तिरंगा उठाने को तैयार होगा। ये नहीं कहेगा कि तिरंगा लगा के दिखाओ मेरे यहाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिंचिंग आम होने वाली है। 370 हटाने का मतलब ही यही है कि जैसे ये बाहर लिंचिंग करते हैं जम्मू कश्मीर में भी लिंचिंग करेंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इसके अलावा ये हिंदुस्तान को कुछ दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस देश के संविधान की, इस देश के तिरंगे की, राष्ट्रीय ध्वज की लिंचिंग करेंगे तो कोई भी रोकने खड़ा होगा। उसके बाद अगर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो कौन मानेगा आपको विक्टिम? भारतीय जनता पार्टी से मानेगा जरूरत नहीं है। एक तरफ आप मेनस्ट्रीम की राजनीति करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब तिरंगा नहीं लेंगे। नथुराम गोडसे को पूजने वालों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेनी, मुझे नथुराम गोडसे के प्रचारकों से सर्टिफिकेट नहीं लेनी। फिर टॉक सेंस। पहली चीज, यहाँ नाथुराम गोडसे की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ केवल इस बात की चर्चा हो रही है कि आपकी पार्टी के नेता ने तिरंगा उठाने से मना किया। Don't teach me the sense. Don't teach me the sense. I know what I am talking. आपके सेंस से देश भर को समझ में आ रहा है क्या सेंस है आपका, पता लग रहा है वो तो। आप मुझे उसी दिन पता लग गया था, जिस दिन आपके नेता ने कहा था तिरंगा नहीं उठाएंगे, उस दिन सेंस समझ में आ गया था आपका। उस दिन पता लग गया था इस देश के लोगों को कि आप लोग केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए बैठे थे। कुर्सी गई तो आपने तिरंगे तक को धक्का देने से परहेज नहीं किया। संबित पात्रा, जबरदस्ती तिरंगा उठाइएगा। अच्छा, जबरदस्ती गोली मारिएगा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, मारिएगा, बहुत बढ़िया करिएगा। चलिए, जुबान पे सच तो आया कि तिरंगा जबरदस्ती उठवाया गया था आपसे। ठीक है सर, हमारी तिरंगा जबरदस्ती उठवाया गया था आपसे, समझ में आया, आपके मुंह से खुद निकल गई ये बात। ठीक है सर, हम कह रहे हैं आप लिंचिंग करवाइएगा हमारी इस बात पे। यही तो कर सकते हैं, यही तो कर सकता है। सर, लिंचिंग तो बंद हो गई, नया मुल्क है, मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आपका दर्द है कि लिंचिंग बंद हो गई, वरना हर शुक्रवार को पत्थर लेके लिंचिंग करते थे तिरंगे की, और आप लोग बैठ के पीछे से कमांड देते थे। ये एक सियासी जंग है, इसको सियासत से जोड़िए, सियासी जवाब दीजिए और सियासी आउटरीच करिए। आपने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, यहाँ की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म कर दी। यहाँ का जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड, जो डेमोक्रेसी में हमने इन्वेस्ट किया 70 सालों में, हमने जान दी है मुझे जबरदस्ती तिरंगा पकड़ा था। 30,000 सियासी समझता नहीं कि वो टीवी पर बैठकर देश की जनता से बात करें। आपने क्या किया? आपकी खुशकिस्मती है कि लोकतंत्र है तो आपको ये मौका मिला यहाँ बैठ के बोल पाने का। संबित पात्रा, क्या आपने डील की इनकी पार्टी के नेता से कि हम तुम्हें बाहर निकालेंगे और तुम जाके ऐसे बयान देना, फिर हम बिहार में तिरंगे
लहराएंगे डेमोक्रेसी के लिए और यहाँ के डील किया आपने संबित पात्रा इनसे? तंत्र के लिए अब हमने ये अपनी पहले जानें लिंच कुर्बान की है। ये अपने पहले डिबेट में कार्यकर्ताओं हमारी को कुर्बान लिंचिंग किया बंद है। करे और इनकी आवाज बंद करिए, तभी मैं आपने बोल डील की थी पाऊंगा। इनसे कि हम ये इनको डिबेट बाहर में ही हमारी निकालेंगे, लिंचिंग कर देंगे। फिर ये बाहर जाके तिरंगे को लेकर बयान देंगी और फिर अपन बिहार के चुनाव में तिरंगा लहराएंगे, ये बताते हुए कि देखो हम ही देशभक्त हैं। आपको ही शोभा देता है। ओके, फिरदौस टाक हो गया। प्लीज संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पूरी तरह से फिरदौस साहब को सुना है, एक एक करके मैं उत्तर देता हूं। पहली बात है, आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को और हिंदुस्तान की जनता को, 130 करोड़ जनता को बहुत बधाई देता हूं कि आज विलय दिवस है और पहली बार 73 इयर्स के हिस्ट्री में पहली बार 1947 के बाद आज एक स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण दिन था। आज तक इसे कभी स्टेट सेलिब्रेट नहीं करती थी। शेख अब्दुल्ला साहब का बर्थडे स्टेट हॉलिडे होता था, मगर ये कभी स्टेट हॉलिडे, विलय दिवस कभी स्टेट हॉलिडे नहीं बनता था। और ये जो विहंगम दृश्य है, आप देखिए जिस प्रकार हजारों हजार तिरंगे हम देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही आंख को भाने वाला दृश्य है। जम्मू कश्मीर के अंदर अपने देश का अभिन्न अंग है, तिरंगा फहराया जा रहा है, इसमें क्या बुराई है? दूसरी बात, इन्होंने 10 बार हम ये कहा कि ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ने आप बताइए, ये देश के झंडे को नहीं उठाना, चीन की सहायता से हम फिर से आर्टिकल 370 ले आएंगे, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है सर। डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसको अंग्रेजी में सेडिशन कहते हैं और हिंदी में देशद्रोह कहते हैं, इसे मतभेद नहीं कहते हैं। तो केस दर्ज हुआ मतभेद क्या होता है महबूबा कि मुफ्ती चलिए पर? इस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। महबूबा मुफ्ती पर आपने केस दर्ज किया, की पाठशाला में पढ़ा है, वहां पे इसका मतलब ये हो मैं सकता सभी का है। जवाब दे रहा हूं। अगर ये फिरदौस साहब मेरी लिंचिंग ना करेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूं। डेमोक्रेसी का बेसिक इंग्रेडिएंट, अगर थोड़े से डेमोक्रेटिक तरीके से मुझे सुन लेंगे तो मैं बात कर वहीं पाऊंगा। बोलें जहां दूसरे की बात खत्म हो, उनकी बात खत्म हो, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। वो आपके बीच में नहीं बोले, वो लगातार उंगली उठाते रहे कि मेरे पास आ बिल्कुल जाइए। सही। संबित पात्रा, क्या आपने महबूबा मुफ्ती पर मैंने वो उंगली भी केस नहीं दर्ज उठाई। किया जो आपने डिक्शनरी में देखा? इसका मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि वो केस भी जल्दी दर्ज होने वाला है, क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने अपील किया है कि हम वो केस दर्ज करने वाले हैं। यथाशीघ्र मुझे लगता है वो केस भी दर्ज होने वाला है। तो ये मत समझिए कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टी है, अगर इसी प्रकार का व्यवहार रहा तो अंदर जाने में कोई परहेज नहीं है इस सरकार को। देश से बड़ा इस सरकार के लिए कुछ भी नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यही तो मनोज सिन्हा जी ने समय था जब आपकी पार्टी के नेता फिरदौस टाक, दलों को बयान कर दीजिए। चलिए मैं देखिए फिरदौस जी के बीच में एक शब्द मैंने नहीं कहा। मुझे आप कह रहे हैं कि मैं रोज 10 चैनलों पे जाता हूं, दे सकते हैं तो ना? प्लीज सर एक एक करके बोल लीजिए, अच्छा लगेगा। संबित पात्रा, एक समय था जब आपकी पार्टी के रोहित जी, नेता मुझे तिरंगा यात्रा निकालते थे। नेशनल चैनल में बैठ के एक हमें सेकंड, धमकी दे रहे फिरदौस हैं टाक और प्लीज, आप इनको कह रहे हैं आप फिरदौस बोलिए। टाक प्लीज, फिरदौस ये तो टाक सीधे प्लीज, सीधे धमकी हो फिरदौस गई टाक कि प्लीज, आप बात करेंगे तो हम अंदर फिरदौस कर टाक देंगे, प्लीज, आप बात करेंगे तो हम फिरदौस गोली टाक मार देंगे। प्लीज, प्लीज, कोई आपको गोली नहीं मार रहा, आराम से बैठिए। क्या कमाल संबित है, पात्रा, बताइए। एक समय था आपकी पार्टी के नेता तिरंगा यात्राएं निकालते थे लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए। अब तो केंद्र का ही शासन है, वहां पे राज्यपाल है। आज भी आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया, वहां तिरंगा नहीं फहराने दिया। क्यों? आज क्या हो गया था? रोहित जी मैं 30 सेकंड बोल के इसका जवाब देके अपने विषय को समाप्त करता हूं। 15 मिनट से मैं सुन रहा हूं, थोड़ा सा धीरज रखा जाए। देखिए 2-3 बात जो फिरदौस जी ने कहा उसका जवाब देके आपकी बात का जवाब देता हूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में मैंने कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कनपट्टी में बंदूक रख के इनसे काम लिया जा रहा है। कनपट्टी पे बंदूक रख कर काम कैसे लिया जाता है और लिंचिंग कैसे होती है, आप मेरे बात सुशील पंडित जी से पूछ लीजिएगा। इनके कनपट्टी पर केवल बंदूक रखा नहीं गया था, इनके साथ लिंचिंग भी हुई थी। इनकी महिलाओं के साथ क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ, वो आप जानते हैं। और उन्हें कनपट्टी पे बंदूक रख के 3 ऑप्शन दिए गए थे। ये भी पूछिएगा। देखिए रोहित जी, आप इनकी आवाज को प्लीज कम करिए। मैं इस प्रकार डिबेट नहीं कर सकता हूं। फिरदौस टाक, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि एक आदमी जब बोले तो बाकियों की आवाज बंद रहे। चुप ही हो जाता है। फिरदौस टाक, फिर यही करना पड़ेगा कि एक आदमी जब बोले तो बाकियों की आवाज बंद रहे। फिर ये गलत तरीका है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे आवाजें बंद करके बाकी लोग अपनी अपनी बात रखें। सबको मौका है, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक साथ ही बोले। उनकी बात पूरी हो जाए, आपके पास दोबारा आऊंगा तब बोल लीजिएगा। इफ्तिखार मिसगर हैं, सुशील पंडित हैं, गुरमीत सिंह साहब हैं, सब वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। संबित जी पूरा कीजिए फटाफट से। धन्यवाद। देखिए, आप पूछिए किसी भी कश्मीरी पंडित से कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर लिंचिंग करना क्या होता है। 3 ही ऑप्शन इन्हें दिया गया था, या तो आप घाटी छोड़ के चले जाओ, या तो आप इस्लाम को एम्ब्रेस कर लो और कन्वर्ट हो जाओ, या तो आपको मार दिया जाएगा और आप मरने को तैयार हो जाओ। कोई 4th ऑप्शन नहीं था। ये होता है लिंचिंग और कनपट्टी पे बंदूक रखना।
और आखिरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आपने कहा कि अब तो खैर हमारी सरकार है, हमारा राज चल रहा है, तो क्यों वहाँ पर अपने लाल चौक पे झंडा फहराने नहीं दिया गया। देखिए, मैंने वहाँ बात भी की, वहाँ जो हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं उनसे हमने बात की कि क्यों हुआ ऐसा। उन्होंने कहा एक तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, सेक्शन 144 लगा हुआ है, मार पिटाई होने की बहुत संभावनाएं हैं। 3 दिशाओं से 3 प्रकार के, एक ABVP के भी, बीजेपी के भी लोग आ रहे थे, बाकी महबूबा मुफ्ती जी के पार्टी के लोग दूसरी तरफ से आ रहे थे। झड़प होने की संभावना बहुत थी, तो किस प्रकार से इस झड़प को रोका जाए, इसलिए उनको डिटेन किया गया है और अब छोड़ दिया गया है। झंडे की खिलाफत नहीं थी, ये झड़प को रोकने का प्रयास था, झड़प को रोक लिया गया है। आज पूरा जम्मू कश्मीर, आप चप्पे चप्पे में देखिए, हर जगह आज तिरंगा, हर जगह लगाया गया है तिरंगा, हर जगह कानून को पालन करके तिरंगा लगाइए, ये विषय रखा गया है। अंत में एक सवाल मैं, अगर रोहित जी इजाजत हो तो आपसे पूछना चाहूंगा। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए हैं? क्या उनको बुलाया गया और नहीं आए, या उनको इस डिबेट से बाहर? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चिदंबरम साहब ने भी चंद दिनों पहले ट्वीट करके आर्टिकल 370 पर अपने मंतव्य को रखा था कि आर्टिकल 370 फिर से बहाल करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस विषय पर किसी को बाहर नहीं रखते, हम न्योता सबको देते हैं। जो अपने प्रवक्ता भेजते हैं वो कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, उनको भी हमने न्योता दिया था। उनकी तरफ से अभी भी ये मंच खुला हुआ है, 5:45 तक ये कार्यक्रम चलेगा। कोई आएगा, आना चाहेगा तो वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं सुशील पंडित और इफ्तिखार मिसगर आप दोनों के पास आ रहा हूं, और फिर गुरमीत सिंह साहब, जरा इन दोनों को आप सुन लें, उसके बाद आपसे कमेंट लूंगा कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या फिर सिडिशन है, क्योंकि 2 अलग अलग तरह के बयान आए। पहले सुशील पंडित बोलिए, उसके बाद इफ्तिखार मिसगर आपके पास आता हूं। सुशील पंडित, तिरंगा आज भी उसी तरीके से फहराया जा रहा है जैसे 90 में मुरली मनोहर जोशी जाते थे, पुलिस रोकती थी, टोका टाकी होती थी, खींचातानी होती थी, लाल चौक पे झड़पें होती थी, वैसी स्थिति आज भी है। और महबूबा मुफ्ती के नेता तो कह रहे हैं कि साहब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, नहीं फहराएंगे हमारे झंडे को, नहीं जब तक मानोगे हम नहीं मानेंगे तुम्हारा झंडा। इनसे पूछिए, इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते महबूबा जी के राज में मोहम्मद अयूब पंडित की जो लिंचिंग हुई थी वो कैसे हो गई थी? आप कह रहे हैं कि देश भर में लिंचिंग होती है, कश्मीर में नहीं होती है, वो क्या था? उसके साथ प्यार मोहब्बत हुई थी मस्जिद के अंदर, मीरवाइज की उपस्थिति में, नंगे हाथों से पीट पीट कर मार दिया था उसे। और संबित जी ने ठीक बताया, लिंचिंग 1 या 2 आदमी की हो सकती है, इन्होंने तो पूरे के पूरे समुदाय की नस्लकुशी की है। और उसके बाद इनको लाज नहीं आती है, इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, इस दिशा में कोई काम नहीं किया। ये सब के सब मिल बैठते हैं गुपकार रोड में, अपनी सत्ता कैसे वापस आए इसके लिए। आज तक हमारे मुद्दे पर कभी मिलकर बैठे हैं कि कश्मीरी को, हिंदुओं को घाटी से खाली करा लिया गया, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उन अपराधों पर किसी एक पर मुकदमा चलाया इन्होंने। ये कहते हैं कि साहब आपने हमसे सत्ता छीन ली तो हम क्या तिरंगे को कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं रख सकते? जब इनके पास सत्ता थी, जब ये मुख्यमंत्री थी, इनका अगर लोकतंत्र में और संविधान में इतना ही विश्वास था तो ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों धमका रही थी कि 35A को अगर छुआ भी तो हाथ नहीं, पूरा का पूरा जिस्म जल जाएगा? तब तो ये पूरे कश्मीर में आग लगाने चली थी अगर 370 को कुछ हुआ तो। मुख्यमंत्री होते हुए ये इस तरह भड़का रही थी। बुरहान वानी के घर जाकर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा पकड़ाती फिरती थी, हमारे सेना के अफसरों पर FIR करती थी। तब इनको संविधान, झंडा, देश याद नहीं था। आज ये विक्टिम कार्ड खेलने निकले हैं, नाटक करते हैं। दरअसल प्रॉब्लम यही है रोहित जी, आपने कहा स्थितियां वैसी की वैसी इसलिए हैं क्योंकि 370 के निष्प्रभावी होने के बाद 5 और 6 अगस्त पिछले साल के बाद जिहाद का शिकंजा कश्मीर घाटी में ढीला नहीं किया गया है। वहां पर जो लोग इस व्यवस्था को चला रहे थे, चाहे वो एकेडमिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लोअर जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन पर जिहाद का शिकंजा अभी भी वैसे का वैसा कसा हुआ है। बल्कि पिछले दरवाजे से 370 के प्रावधान वापस आ रहे हैं डोमिसाइल के रूप में। तो इस तरह की चीजें कश्मीर के हालात को सुधारेंगी नहीं। और अगर आपको सिर्फ मैनेज करना है, एक दिन से दूसरे दिन, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते, एक महीने से दूसरे महीने, और केवल स्कोर कार्ड रखना है कि इतने एनकाउंटर हो गए, इतने मारे गए, इतनी पत्थरबाजी कम हो गई, तो
करते रहिए, वो क्रिकेट के स्कोर की तरह आप रखते रहिए, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, क्या आपको कश्मीर लगता है की समस्या का अगर समुचित समाधान करना है तो पहले जिहाद का जबड़ा उखाड़ना होगा। वहां पर जो 70 साल में शिकंजा कसा है, ऐसे लोगों को चुन चुनकर व्यवस्था से बाहर करना होगा, उन पर मुकदमे चलाने पड़ेंगे। इसी महबूबा मुफ्ती पर, इसी फारूक पर मैं इसी सवाल को बड़े लेके बड़े आ रहा हूं। आरोप लगे थे संसद में 5 और 6 अगस्त को। मैं इसी सवाल को लेके आ लेकिन रहा क्या था। एक पर भी श्वेत पत्र आया है? मैं इसी सवाल को लेके आ रहा था सुशील पंडित, पर भी क्या मुकदमा चला है? क्या केवल जुबानी बमबारी से गुरमीत सिंह साहब सरकार ये कहती है कि साहब ये तो सिडिशन है? अभी संबित पात्रा ने कहा कि डिक्शनरी में देखिए ये जो कर रही हैं ये देशद्रोह कहलाता है, राजद्रोह कहलाता है। अगर कहलाता है तो फिर वो मुकदमा दर्ज करने के लिए इंतजार किस बात का हो रहा है? क्या तिरंगे का अपमान सिर्फ एक सैनिक की जिम्मेदारी के तहत आता है कि ना होने पाए, एक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी के तहत आता है? इस देश की राजनीतिक पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? गुरमीत सिंह साहब। जी आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झंडे के बारे, तिरंगे झंडे के बारे में कहा, ये सरासर एंटी इंडियन एक्ट है, एंटी नेशन एक्ट है। मैं तो देखिए, आप 15 अगस्त 1947 को देखिए कि जब पहली बार झंडा आजादी के बाद में ऊपर में गया, उसके पीछे क्या बलिदान था, स्वतंत्रता सेनानियों का क्या बलिदान था। देखिए, पूरा जिंदगी एज ए सैनिक और नागरिक इसी में बिताया है, नाम, नमक और निशान। इस निशान के लिए अपनी जान देते हैं हम, और इस झंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो हम कसम लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पर लेते हैं, और ये झंडे के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। अगर कोई इसकी इज्जत में एक गलत बात भी करेगा तो मंजूर नहीं है। और मैं आपको एक बात बड़ी बताना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिशियन है, न जाने किस वक्त क्या बोलते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारी जो डिक्लेरेशन है ये पॉलिटिकली फाइट करेंगे, दूसरी कि पीसफुल होगा, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो सिद्धांत की बात है, ये जो प्रिंसिपल की बात है, ये जो झंडे की बात है, ये हमारा मान है, ये हमारा सम्मान है। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो एक्ट है ये एंटी नेशनल है, इसका पक्का रजिस्टर करना चाहिए और एक्शन करना चाहिए। इस विषय के ऊपर में कोई छूट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा डिफरेंस हो सकते हैं, ख्याल अलग हो सकते हैं, लेकिन झंडे के बारे में ऐसी कार्रवाई करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है किसी भी भारतीय को। तो सवाल यह कि कार्रवाई की क्यों नहीं सरकार ने? अगर सरकार ये मानती है कि ये देशद्रोह है, अगर सरकार ये मानती है कि ये देश के खिलाफ है, राष्ट्रध्वज का अपमान है, तो कार्रवाई के लिए इंतजार किस बात का है? और साथ ही इफ्तिखार मिस्कर क्या कहते हैं? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनके पास चलेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं, दंगल जारी है, आप देखते रहिए आज तक। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जम्मू कश्मीर में विलय दिवस के मौके पर बीजेपी ने पीडीपी के दफ्तर पर तिरंगा फहराया। लाल चौक पर झड़प ना हो जाए इसलिए संबित पात्रा कह रहे हैं कि रोकना पड़ा कार्यकर्ताओं को, वरना वहां भी तिरंगे का विरोध कम से कम नहीं था। हमारे साथ इफ्तिखार मिस्गर हैं, जिनकी बात हम ब्रेक के पहले ले नहीं पाए थे। इफ्तिखार मिस्गर, आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। क्या कहिएगा इस पर? तिरंगा जबरदस्ती फहराना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी कह रही है कि साहब हम तो नहीं मानते तिरंगे को। देखिए रोहित जी, मुझे याद है जब बचपन में मैं दिल्ली जाता था तो रेलवे स्टेशन से निकल के कुछ लोग आते थे, हमारे यहाँ पे झंडा लगाते थे, बहुत अच्छा लगता था। झंडे को 15 अगस्त के दिन फहराया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक झंडे के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक इमोशनल रिलेशन होता है हर एक सिटीजन का, और इस झंडे पे बहुत राजनीति हो रही है आज की डेट में। जो रियल इंडियंस होंगे उनके इसको इमोशंस को दचका लगता है। देखिए, रसाना केस आपको याद होगा, जब रसाना रेप केस में जुलूस निकला, यही लोग थे, यही झंडा था, यही झंडा लेके तब वो उस रेपिस्ट को बचाने के लिए पे तुले थे। इस झंडे को क्रिमिनल्स अब आज की डेट में यूज कर रहे हैं अपनी क्रिमिनलिटी चलाने के लिए। सियासत, राजनीति कॉन्स्टिट्यूशन और झंडे पे नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में आप क्यों इतने उतासित है कि वहां पे भी झंडा होना चाहिए, यहाँ पे भी झंडा होना चाहिए, यहाँ पे भी झंडा होना चाहिए? क्या जबरदस्ती है? कश्मीरियों को उठाने दे दीजिए ना,
कश्मीरियों को तैयार कर लीजिए, कश्मीरियों का दिल जीतिए और कश्मीरी झंडा लेके उठाना चाहिए। वहां से यूपी से आ रहा है बंदा, वहां से फरमान इलाही आ रहा है, तो गुजरात से फरमान इलाही आ रहा है कि झंडा उठाओ, झंडा वहां लगाओ जी। कोई ना भी कहे तो आप तिरंगा उठा के चलने को तैयार हैं अपने शहर में? कोई ना भी कहे तो भी देखिए मुझे कोई क्यों कहे, यही तो सवाल है। कह रहा हूं कोई ना कहे तो कोई क्यों, कहां कह रहे हैं ना आप? मेरे लाल चौक में आके मेरे घंटा घर पे कहां से खरीदे हुए गुलाम बेच रहे हैं झंडा चढ़ाने के लिए? क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े मुल्क का कोई झंडे को मेरे कुछ लाल चार चौक लोग में उठा के ले? तो इफ्तिखार साहब मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ये महबूबा मुफ्ती का या फारूक अब्दुल्ला का या इवन आपका महबूबा पट्टा लिखा हुआ है क्या लाल चौक का? पट्टा लिखा है? नहीं, आप मुझे बताएं, पट्टा नहीं लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ रोहित जी, आप बहुत प्यार करते हैं झंडे से, क्या आप बीजेपी से प्यार करते हैं? जो वहां रहता है वो वहां झंडा फहराने को स्वतंत्र नहीं है? आप बीजेपी से प्यार करते हैं या मुल्क के साथ प्यार करते हैं? अगर आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बिल्कुल कि आपको कोई नहीं भी कहे तो क्या आप तिरंगे से उतना प्यार करते हैं जैसे मैं आपसे बिना शर्त करता हूं? क्या आप तिरंगे से वैसा प्यार करते हैं जैसा मैं आपसे बिना शर्त करता हूं? झंडा फहराने के लिए फरमान इलाही क्यों? मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, क्या आप तिरंगे से उतना प्यार करते हैं जितना मैं आपसे करता हूं? देखिए या उसमें शर्तें लगाते हैं? जितना आप मेरे साथ प्यार करते हैं, बिल्कुल मैं भी उतना ही तिरंगे के साथ प्यार करता हूं, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसके लिए आपको किसी शर्त की जरूरत है? उसके लिए आपको किसी शर्त की जरूरत है? कितना प्यार मेरे साथ करते हैं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या आपको उस प्यार के लिए किसी शर्त की आवश्यकता है? कल से देखिए आप, पिछले 4 दिन से जम्मू में कितना गुंडागर्दी चल रहा है, ये गुंडागर्दी। क्या आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की कोई डील हुई है? क्या बाहर निकलो, तिरंगे पे बयान दो ताकि हम उसका लाभ लें बिहार में? आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी का भी गला पकड़ेंगे कि भैया हमारे हाथ में झंडा है और हम ही खाली हिंदुस्तानी है, आप लोग कुछ भी नहीं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने जानबूझ के महबूबा को इस समय बाहर निकाला ताकि तिरंगे वाला विवाद फैलाया जा सके? आपको लगता है ऐसा कोई डीलिंग हुई है? देखिए, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को बाहर निकाला या नहीं निकाला, मुझे इसका तो इल्मियत नहीं है। हाँ, 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे 101% मुफ्ती बयान दे रही थी तो आप सवाल उठा रहे थे कि अभी क्यों निकाला, इसकी टाइमिंग पे शक है मुझे। हाँ बिल्कुल, मैंने ये आपसे बोला, मैंने बोला मुझे जब हमने 14 महीने चुप्पी साधी थी, हमको और 1 महीना चुप्पी साधना था, क्योंकि इसका बेनिफिट डायरेक्टली बीजेपी को बिहार में जा रहा है। जो हमने यहाँ पे आज मसला उठाया, इसका मसला डायरेक्ट। 2 चीजें बताता हूं। पहली बात, आपने 14 महीने भी कोई चुप्पी नहीं साधी, आप लगातार टीवी पे थे, हर समय टीवी पर थे, कश्मीर से जुड़े हर मसले पर टीवी पर थे। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जेल में थे, आप जेल में नहीं थे, आप सब कुछ बोल रहे थे, तो इसलिए आपने चुप्पी नहीं साधी थी। इसलिए ये ना कहिए कि हमने चुप्पी साधी थी, ये कहिए महबूबा को चुप रहना था आपकी सलाह से। प्रोग्राम में आप बिल्कुल इनको चुप करने चाहिए था। आज इट वाज नॉट ए प्रॉपर टाइम। क्या इनको चाबी घुमा के निकाला गया है कि बाहर जाओ और बोलो? चाबी है या नहीं है मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन इन्होंने जो किया डर गया फिरदौस टाक से। परसों तो आप बहुत खुल के बोल रहे थे, आज आपको डर लग रहा है फिरदौस टाक से? लगता है नहीं, फिरदौस टाक से क्यों डर लगता है? मैंने आपको ये भी बोला कि अगर महबूबा जी इस झंडे से नफरत करती है तो उनको पार्लियामेंट से 3 आदमियों को हटाना चाहिए। वो उस पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो वोट से नहीं गए हैं, उनको पार्टी ने सिलेक्ट किया है, वो नॉमिनेटेड है। मैंने यही बात मैं आपको आज भी वाज़ेह यही कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है बीजेपी और महबूबा की कोई डील है? नहीं, वो तो देखिए, वो तो अरे आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है ना, आपका एनालिसिस कहता है ऐसा कुछ। वक्त बताएगा, शक होता है आपको ऐसा कुछ? वक्त बताएगा, तो बता ही देगा। चीज का पल्ला आप एनालिस्ट इसीलिए तो हैं कि आप वक्त से पहले पढ़ लेते हैं चीजों को, इसलिए तो आपको विश्लेषक कहते हैं। वक्त बताएगा। मैंने परसों भी आपको बोला कि गुप्ता डिक्लेरेशन पे आज की डेट में कश्मीरी उतना भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम से कश्मीरी इतना पिटा हुआ है। चलिए सर, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आपका डर भी वाजिब है सर, आपका डर भी वाजिब है। किस चीज का डर? किस चीज का डर? ये तो आप बेहतर जानते हैं। अब मैं संबित पात्रा के पास जा रहा हूं। संबित पात्रा हाथ उठा रहे थे जब आप बोल रहे थे, फिर फिरदौस टाक के पास जाऊंगा। संबित पात्रा बोल लीजिए, जो बात ये बोल रहे थे उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं तो फिर फिरदौस टाक के पास जाता हूं इनकी बातों पर टिप्पणी के लिए। बोले संबित।
देखिए, पहले तो इन्होंने कहा कि झंडा फहराने का एक मौका होता है और इन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए। एक तो इन्होंने कहा एक इमोशनल मौका होता है, दूसरा उन्होंने कहा एक सीजन होता है। मुझे समझ में नहीं आता, ये आप प्रोफेसर्स और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट लाए हैं, ये कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? इन्होंने कहा सीजन, किसने बोला सीजन होता है? सीजनल। आप नहीं, आप उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सीजनल कहा था। सर मुझे बोलने दीजिए। आपने समझा गलत, मैंने बोला सेंटिमेंट। मैं सब कुछ गलत समझ रहा हूँ। अब बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। चलिए, सेंटिमेंट ठीक है, सेंटिमेंट होता है। सर अब ये रोहित जी क्या बात है? रोहित जी, मैं कंप्लीट तो कर लूँ, थैंक यू। देखिए, सेंटिमेंट होता है, एक इमोशन होता है, हर दिन झंडे का नहीं होता है। अरे आज तो विलय दिवस है, आज तो एक सेंटिमेंट भी है, आज तो एक इमोशन भी है, आज झंडा फहरा रहे हैं। दूसरा, मैं घोर आपत्ति लेकर ऑब्जेक्शन दर्ज करता हूं। इन्होंने कहा क्रिमिनल्स आजकल ये झंडा उठाते हैं, ये तो डिनाई नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे आजकल क्रिमिनल्स ये झंडा उठाकर चल रहे हैं। नहीं, क्या कौन क्रिमिनल उठा? नहीं साहब, नहीं आप देखिए, मुझे तो रोहित जी, मुझे आश्चर्य लगता है कि मिनिमम कर्टसी हम लोगों को डिबेट के दौरान एक्सटेंड नहीं किया जाता है। ये तथाकथित प्रोफेसर और जो एक्टिविस्ट आते हैं, ये उम्रदराज तो लगते हैं, मगर ये स्कूल भी गए हैं कि नहीं, मदरसा भी गए हैं कि नहीं, पहले इनसे पूछिए। 15-15, 20-20 मिनट हम इनको शांत होकर सुनते हैं, मगर ये हमें एक सेकंड नहीं सुन सकते हैं। इतनी पेशेंस नहीं है इन लोगों में, कमाल की बात है। और ये कहते हैं रोज शाम ये, और इनकी वो नहीं, और इनकी हाँ सुन रहे हैं, और उनकी वो फूफी जान, नहीं सुन लीजिए ना, तकरीर कर रहा हूं। आप और आपकी वो फूफी जान, रोज फूफी जान मतलब सोनिया गांधी, रोज शाम को आके डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और हम लोग बोलते हैं तो 5 सेकंड बोलने नहीं देते हम लोगों को। कमाल की बात है। सुन लीजिए, देखिए, ये शब्द आपको रिट्रैक्ट करना चाहिए। आपने जो कहा कि क्रिमिनल्स झंडा उठाते हैं। चौथी बात आपने कही कि आप दिल्ली जाते थे तो लोग आपको झंडा लगाते थे, क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छी बात है, आप दिल्ली आइए, झंडा लगाएंगे। और आपने कहा कि हम यहाँ से भाड़े के लोग भेजते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग चले जाते हैं, भाड़े के लोग। साहब, आप दिल्ली आते थे ना, आप आके यहाँ पे एजुकेशन लेते थे ना, आपके बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, आप ही का यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो कश्मीर मेरा नहीं है क्या? हम वहां जाए तो हम भाड़े के टट्टू हो जाए, भाड़े के लोग हो जाए, हम भाड़े के व्यक्ति हो जाए, हम बाहर वाले हो जाए। आप यहां आए तो आप अंदर वाले और आपका यूनिवर्सिटी। ये दोगलापन क्यों है? ये क्यों है? मैं हर जगह गया हूं, हर यूनिवर्सिटी में मेरे साथी कश्मीर के और जम्मू के पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मगर हमारे बच्चे अगर उत्तर प्रदेश से वहां चले जाए, बिहार से वहां चले जाए, तो आपको दिक्कत हो जाती है। ऐसा क्यों? इसी पर तो डिबेट हो रहा है। ठीक है, फिरदौस टाक, राजनीतिक विरोध अपनी जगह, देश के झंडे से विरोध क्यों? राजनीति कीजिए, आप लोग राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव लड़िए, एक दूसरे के खिलाफ लड़िए, हराइए उनको, सरकार बनाइए अपनी, लेकिन देश के झंडे से विरोध क्यों? देखिए रोहित जी, मैं शायद पता नहीं पहले आप स्टार्टिंग में ये बात कही या नहीं कही, देश के झंडे से किसी को आपत्ति नहीं है, गुंडागर्दी से आपत्ति है। सबित पात्रा साहब बहुत बड़ी पाठशाला में पढ़े होंगे, लेकिन इनसे बताइए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 2002 में पहली बार नागपुर में झंडा चढ़ा, तो उससे पहले तो ये भी नागपुर जाते रहे होंगे, शाखाएं अटेंड करते रहे होंगे। इनको माफी मांगनी चाहिए कि गलती हो गई, 2002 तक हम झंडा नहीं चढ़ाते आए। ये गोवलकर ने जो अपने किताब में लिखा है इस झंडे के बारे में, उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उस पर इनको भी माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने 2002 तक झंडा नहीं चढ़ाया, झंडे को सलामी नहीं दी। आज तो ये बहुत बड़ा देशभक्ति और देश द्रोह का हिसाब किताब रखने वाले हैं। 2002 तक तो इन्होंने ये बात नहीं की। आज इनको झंडा याद आया, झंडे के रंग याद आ गए, मुसलमान याद आ गया, गुज्जर याद आ गया। आज तक इन्होंने जो किया वो तो इनको याद नहीं आया। तो मैं यही बात कह रहा हूं, इस मुल्क के संविधान और इस मुल्क के झंडे के लिए यहां के राजनीतिक दलों ने 30,000 वर्कर खोया है, उन्होंने बलिदान दिया है। आरएसएस का मुझे बताइए कितने लोग मरे हैं और कितने लोगों ने जान की कुर्बानी दी है इस झंडे के लिए। तो अगर आप उन्हीं लोगों को बार बार कटघरे में खड़ा करके उनसे देशभक्ति और इस मुल्क से मोहब्बत की सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि 30,000 लोगों ने इस झंडे के लिए कुर्बानी दी है, तो जब आप ये कहते हैं कि हम ये झंडा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारी शर्त नहीं मानोगे, आप खुद नहीं 29,000 कुर्बानियों को बदनाम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, देखिए रोहित जी, आपको पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि ये झंडा एक इमोशन है। ये झंडा एक इस मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ा हुआ एक एहसास है। आपने वो एहसास छीना है हमसे। जिस झंडे के लिए हम लोग यहाँ पे लोगों के पास जाते थे, लड़ते थे, महबूबा जी ने कहा था कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उस पर भी बतंगड़ बन गया। आज देखिए सच साबित हो गया।
कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कोई जलसा करती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जलसा करती थी, कांग्रेस जलसा करती थी या बीजेपी जलसा करती थी, जो उनके पार्टी की, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, रोहित जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप कंप्लीट देखिए, अगर आप कंप्लीट करने दीजिए, आप मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता देखिए आपकी पार्टी कश्मीर नहीं है सर। आप सुशील पंडित को एक घंटा भाषण देने के लिए परमिशन देते हैं, सुशील पंडित एक ही बार बोले, आप तीसरी बार बोल रहे हैं। पहले 8 मिनट आप लगातार बोले। कंप्लीट करने मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि महबूबा की बात सही साबित हो गई कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, तो सर सॉरी टू से आपकी पार्टी कश्मीर नहीं है। पार्टी दफ्तर से बाहर निकल के देखिए, सेंटेंस कंप्लीट आपकी करने पार्टी दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल लूंगा। आपकी पार्टी मैं ये कह रहा हूं कि है। जब यहाँ पे पीडीपी एनसी बीजेपी कांग्रेस का झंडा यहाँ पे कार्यकर्ता उठाता था, रैली उठाती थी, तो रिप्रेजेंट किसको करता था? वो रिप्रेजेंट इस मुल्क को करता था, इस मुल्क के झंडे को रिप्रेजेंट करता था, इस मुल्क के आईन को रिप्रेजेंट करता था। कितनी रैलीज हुई, कितनी यहाँ पे जलसे हुए, कहां यहाँ पे जाके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर में जाके 4 लोग या 5 लोग पैसे लेके जलसा कर रहे हैं, उसको आप जलसा कहते हैं? आज हमें मुश्किल है, आज हमें ये चीज लोगों के पास जाके क्या समझाएं हम कि किस मुल्क के साथ इल्हाक किया था, किस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे थे, किस चीज के लिए हमारे लोगों ने जाने कुर्बान की। तो हमारे लिए वो मुश्किल है, हमारे लिए वो प्रॉब्लम है, उस एहसास को आप समझना नहीं चाहते। पाकिस्तान और चीन की तरफ भी बिदकने लगा। पात्रा और उसकी पार्टी समझना नहीं चाहती, आपका दिल पाकिस्तान और चीन की तरफ भी नहीं लगा, बल्कि बंदूक के बल पे, डंडे के बल पे आप यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं। आप बोलिए, कम से कम आप जितना बोलेंगे लोगों को उतना समझ में आएगा। आप यकीन रखिए, ठीक है, जो 70-72 पिछली बार भी जब आप बोले तो आपने तिरंगे को लेकर जो बातें बोली उसने हकीकत बयान की। आज आपके पास कुछ नहीं है। संबित पात्रा, आज आप संबित पात्रा, राजनीतिक लड़ाई एक तरफ है, राजनीतिक लड़ाई एक तरफ है, देश का झंडा एक तरफ है। आप लोग क्या केवल इस पर राजनीतिक रोटी सेकेंगे कि देखो जी देखो इन्होंने बयान दे दिया, देखो जी देखो ये झंडे को हाथ नहीं लगाना चाहते? केस दर्ज करने की बातें आप केवल भाषणों में करेंगे या कार्रवाई होगी? देखिए रोहित जी, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बिल्कुल चिल्लाया नहीं, मगर मुझे बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा जब अभी फिरदौस साहब ने कहा कि हम जाके कश्मीर के लोगों को क्या समझाएंगे कि ये किस मुल्क के साथ हमने करार कर लिया। मतलब यहाँ पर आके हिंदुस्तान के चैनल में बैठ के, नहीं रोहित जी, मैं शांत बैठा हूँ, इनको आप चुप करिए तब मैं बात करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा रोहित जी, मैं इस प्रकार बोल नहीं पाऊंगा। फिरदौस जी, उन्होंने आपकी बात सुनी तो उम्मीद करता हूं आप भी उनकी बात सुने। आप गला ना दबाएं पात्रा साहब, एक ही जो सवाल है, आप माफी मांग रहे हैं इस मुल्क के लोगों को? नहीं रोहित जी, ये गलत बात है रोहित जी, मैं पूरा सुनूं और मुझे बोलने का मौका ना मिले, ये गलत बात है रोहित जी। संबित पात्रा कंप्लीट रोहित जी, ये गलत बात है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं। कंप्लीट कीजिए, लास्ट कमेंट है, फटाफट से, समय खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट फटाफट प्लीज। देखिए यहाँ पर यह व्यक्ति बैठ के बोल रहा है किस मुल्क के साथ हमने करार कर लिया, मतलब पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ जाते तो हम अच्छा रहता, हिंदुस्तान के साथ, और इस व्यक्ति के साथ मैं डिबेट करूं, इसके साथ मैं डिबेट करूं, गद्दारों के साथ। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर के लिए क्या किया? जहां हुए बलिदान मुखर्जी, अरे सुन लो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है। हमारे पार्टी के फाउंडर, हमारे पार्टी के जो जिन्होंने हमारे पार्टी को बड़ा किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहां बलिदान हुए हैं झंडे के लिए। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए हमारे पार्टी के समय समाप्त हो रहा है। लेकिन एक सवाल जो हमने लोगों से पूछा है वो बड़ा सीधा सवाल है, जिसका जवाब हम इस कार्यक्रम के दौरान भी लगातार पूछते रहे। क्या तिरंगे के अपमान के लिए महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोगों ने जवाब क्या दिए, ब्रेक के बाद बताएंगे। आखिरी पड़ाव पर दंगल होगा, देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या तिरंगे के अपमान पर महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपने जो जवाब दिए 99%, 99% लोगों को लगता है हां कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि 1% लोगों का कहना है कि नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल पटना से होगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।